प्रभावित करने वाला प्रदर्शन बाकी है और ज्यादा कोई चीज नहीं हुआ। राहुल चौधरी, रोहित कुमार, अब तक उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। हाफ टाइम के बाद की पहली रेड, जब मैच शुरू हुआ था तो भारत ने पहली रेड की थी, जहां इस्माइल पहली रेड पर आए। 5 का डिफेंस। कोर्ट में इस समय मुख्य रेडर सिर्फ एक कृष्ण डेवाडिगा है। दीपक हुड्डा और संदीप नरवाल दो ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। आक्रामक शुरुआत तो दादा मुझे लगता नहीं सेकंड हाफ की भी भारतीय टीम करेगी। मुकाबला बराबरी का है। थर्ड रेड से ही कुछ संभावनाएं। दीपक निवास हुड्डा इस समय डिफेंस में उनका इस्तेमाल हो रहा है एक ऑलराउंडर के तौर पर। मुझे लगता है कि अगर आप भारत की डिफेंस देखें तो ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। शायद एक बेहतर रेडर को ला करके यहाँ पर कुछ कहानी बदली जा सकती है, लीड दी जा सकती है। अगर मैच जीतना है तो ज्यादा पॉइंट आप रेडिंग में ही स्कोर कर सकते हैं। और राहुल चौधरी ने पिछले मैच में एक पैच ऐसा आया था कि 3 मिनट में थाईलैंड को ऑल आउट कर दिया था और राहुल चौधरी की एक भी झलक कोर्ट में नहीं देखी है। फजल अत्रा चली इस समय हाफ टाइम के बाद दोनों ही टीमों ने अब तक एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया है, यानी कि 2 और डाई रेड्स का अब समय आएगा। ईरान के पूर्व कोच केवल चंद सुतार से दादा कुछ दिन पहले मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस बार आपको एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। फजल अत्रा चली पहले के मुकाबले ज्यादा रेडिंग में जाएंगे और वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईरान हमेशा सरप्राइज करने की कोशिश करता है भारत को, ताकि उनसे पुरानी हारों का बदला ले। और फजल ने जो राजस्थान में भी इनके प्रैक्टिस मैच हुए थे उसमें रेडिंग की खास तौर पे ट्रेनिंग की थी। संदीप नरवाल, अगर फजल अत्रा चली वहां से रेड पर आए तो यहाँ संदीप नरवाल रेड पर आए हुए हैं। संदीप की यूटिलिटी है रेड में और खासतौर से इस तरह के डिफेंस में वो डिफेंस को हिलाकर एक आध पॉइंट टच करके निकल सकते हैं। कोच खुश नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये फिलहाल जो है डुओ डाई रेड ईरान की है। अगली भारत की डुओ डाई रेड आएगी। अगर संदीप पॉइंट ले आते तो भारत की डुओ डाई रेड ना आती। हादी अस्तरोव डुओ डाई में आए हैं। डिफेंस को संभाल करके खेलना होगा। सामने में जबरदस्त ब्लॉक किया गिरीश एर्नाक ने। गिरीश का ये तीसरा टैकल पॉइंट है इस मैच में। थोड़ी चोट भी आई है इस टैकल के बाद हादी को। और गिरीश के टैकल को आप देखिए, चेंज जंप लगाना चाहते थे, एंटीसिपेशन एकदम बढ़िया, एकदम सामने खड़े हो गए वो हादी ऑस्ट्रोव के और जंप को रास्ते में ही क्रैश कर दिया। बहुत ही बढ़िया टैकल किया है गिरीश एर्नाक ने। आज जबरदस्त खेल रहे हैं। इससे पहले 2 एंकल होल्ड्स हमने उनके देखे, ये ब्लॉक बिल्कुल सामने आ गए थे। मोनू गोयत अब रेड पर गए हैं। यहाँ 3 का डिफेंस है। मोनू गोयत लॉबी में आए, इसका मतलब उन्होंने अबूजार को टच किया है जो कि राइट कॉर्नर में खड़े थे। एक और पॉइंट भारत के लिए। अबूजार पहली बार आउट हुए हैं इस मैच में। मोनू गोयत जब पिछली रेड करने आए थे तब भी सुपर टैकल ऑन था और तब वो सुपर टैकल होकर गए थे। इस बार रनिंग हैंड टच। अबूजार खुद को थोड़ा हल्का स्लिप हुए। चेन, जब आप चेन में रहते हैं उसका एडवांटेज भी है, उसका डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज भारत के पास, 2 खिलाड़ी बचे हैं ईरान के। अब अगर ऑल आउट नहीं दिया तो ये एक और मौका भारतीय टीम गवा देगी अपने हाथ से। मोहम्मद इस्माइल इस समय रेड पर। ऑल आउट का बेहतरीन मौका। एक ऑल आउट आपको 2 पॉइंट्स अलग से देता है। यहाँ पर देखिए बोनस लेकर के गए। एक पैर रेड लाइन के पीछे, दूसरा पैर उस समय हवा में, और ये ऑल आउट तो नहीं हुआ। एक और सुपर टैकल हो गया। चौथा सुपर टैकल अजय ठाकुर। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। बड़े दिलेर खिलाड़ी हैं। इस तरह की चोट खैर खेल जीवन का हिस्सा है, लेकिन ब्लीडर हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, यही प्रसाद राव कह रहे हैं। ना केवल ये टैकल खतरनाक था दादा, टैकल करने के बाद अंपायर की लगातार विसल बजते रहने के बावजूद डिफेंडर्स ने रेडर को छोड़ा नहीं। और जब अंपायर की विसल बजे छोड़ना जरूरी होता है, चाहे रेडर वापस जा सके या ना जा सके। अंपायर का काम है किसी भी खिलाड़ी की सेहत का ख्याल रखना जब तक कि उसको इंजरी ना हो, इसीलिए वो जल्दी विसल बजाते हैं ताकि इंजरी ना हो जाए। और 3 विसल बजने के बावजूद ईरान के डिफेंडर्स ने छोड़ा नहीं है और भारतीय टीम को चाहिए इसका प्रोटेस्ट करें। खेल भावना इस समय
शायद पिछली सीट पर जाकर बैठ गई, खासतौर से तब जबकि ये मुकाबला एकदम बराबरी का है। क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा। सुपर टैकल था, 2 पॉइंट तो ईरान को मिलने चाहिए थे। मुझे लग रहा था राम मेहर सिंह का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, कोकर साहब का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। ये कम से कम भारत को एक टेक्निकल पॉइंट जरूर मिलना चाहिए था उस खतरनाक और खराब टैकल के लिए। स्माइल 6 के डिफेंस में बोनस ले सकते हैं, लेकिन बोनस अगर लेने जाएंगे तो गिरीश एर्नाक सामने खड़े हैं, जो कि इससे पहले 3 जबरदस्त टैकल कर चुके हैं। एक और एफर्ट बोनस का। पिछले सुपर टैकल के बाद ईरान दोबारा से लीड में आ गए हैं। ईरान की लीड 2 पॉइंट की हो चुकी है। अब भारतीय कैप्टन पिछली रेड में गए थे। यहां देखिए, जर्सी खींचना भी फाउल है। अंपायर की विसल लगातार बजते रहने के, अजय वही कह रहे हैं, जर्सी खींची गई है। ऑफिशियल चाहते तो उस टैकल को डिसअलाउ कर सकते थे। 3 विसल बजने के बावजूद रेडर को नहीं छोड़ना बहुत बड़ा फाउल है। एक और सुपर टैकल, ईरान का डिफेंस कमाल कर रहा है। जबरदस्त डिफेंस करता हुआ ईरान, सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स और दिए ईरान ने। ये देखिए, मोनू गोयत के सामने जाकर के ब्लॉक किया, उन्हें अनसेटल किया और उसके बाद सपोर्ट आया। लेकिन जिस तरह से अजय ठाकुर की जर्सी खींची गई थी वो भी नियमों के खिलाफ है। आप जर्सी से किसी प्लेयर को पकड़ नहीं सकते। पता नहीं क्या इस पर एक्शन होगा या नहीं होगा। दादा वो होगा तो बाद में, मैच तो निकल जाएगा, उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। भारतीय कोचेस जो अग्रेशन अभी भी दिखा रहे हैं वो अग्रेशन बिल्कुल वाजिब है। और मोनू गोयत के टैकल में भी ऐसा ही हुआ था। फिर उनके कॉस्ट्यूम खींचे गए थे, अंपायर की विसल बजने के बावजूद उनको छोड़ा नहीं गया था। अग्रेशन ठीक है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करना जायज नहीं है। 18वें एशियाई खेलों में सेकंड हाफ में अब तक की जो कहानी है वो ईरान के 14 पॉइंट्स, भारत के 11 पॉइंट्स। रिशंक देवाडीगा इस समय रेट पर 4 के डिफेंस में। दूसरे हाफ के 6 मिनट निकल चुके हैं। फाइनल में कौन पहुंचेगा, भारत या ईरान? ईरान पिछले दोनों एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचा है, दोनों बार भारत से हारा है और दोनों बार वो लीड में भी आए थे। ईरान की महिला टीम पहुंच चुकी है फाइनल में, वहां भारत की महिला टीम से इनका मुकाबला होगा। डू और डाई, बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते। किसी भी टीम की तीसरी रेड डू और डाई रेड होती है और इस समय प्रेशर रेडर पर है। अगर डिफेंस गलती ना करे तो शायद इनका शिकार हो सकता है। वक्त भी निकलता जा रहा है। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आप रेड में नहीं ले सकते। टाइम कीपर बैठे होते हैं और वो टाइम की गणना करते हैं। पहले भारत ने यही नीति अपनाई थी। टो टच की कोशिश, क्या कामयाब हुए हैं। आखिरकार एक सब्स्टिट्यूट हो रहा है और टो टच बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उल्टा मुझे लग रहा है कि मोहसिन का पैर लॉबी में गया है। वो नहीं भी गया तो भी वो आउट है क्योंकि डू और डाई रेड थी। बिल्कुल डू और डाई रेड में पॉइंट्स अगर नहीं लाएंगे रेडर तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा और शायद इसीलिए इतनी गंभीरता से कस्में खाई जा रही थी। अजय ठाकुर के रिवाइवल की बारी थी दादा। तो जब कोई खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करना हो तो उसके रिवाइवल का इंतजार करना पड़ता है। अजय ठाकुर के रिवाइवल का टाइम आया तो उनकी जगह प्रदीप नरवाल को सब्स्टिट्यूट करके भेजा गया है और वो आते ही रेड में है। जहां एक बार फिर सुपर टैकल की सिचुएशन बनती हुई जो कि काफी खतरनाक भारत के लिए अब तक साबित हुई है। कुल मिलाकर राइट कॉर्नर पर देखिए 5 सुपर टैकल अब तक हो चुके हैं, यानी कि 10 पॉइंट्स सिर्फ सुपर टैकल के जरिए दिए गए हैं। तो यहाँ प्रदीप ने अच्छा काम किया, कोई रिस्क लिया नहीं। अभी 12 मिनट से ज्यादा का टाइम बाकी है। 2 बार भारत को मौका मिला है ईरान को ऑल आउट करने का। 2 बार वो ईरान को 2-2 खिलाड़ियों तक धकेल चुके थे। दोनों बार वो मौका गंवाया गया है और उसका परिणाम ईरान 2 पॉइंट से आगे है। ये देखिए यहाँ पर टो टच का एफर्ट, फिर कस्में, पता नहीं वो झुकते हैं और उसके बाद कस्में खाना शुरू कर देते हैं। देखना होगा। दोनों का दावा है वीडियो रेफरल का।
इस बार ईरान के रेडर का दावा सही माना गया है, यानी इस बार गिरीश एर्नैक को बाहर जाना होगा, यानी लीड 3 पॉइंट की इस बार टो टच हुआ है, कोई शक नहीं। ऐसे टो टच पर तो डिफेंडर अगर कहे टच नहीं हुआ तो वो भी हैरानी की बात है, क्योंकि डिफेंडर को पता रहता है कि मुझे टच किया गया है या नहीं। मैंने पहले ही कहा सुनील की खेल भावना पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई है, और जिस तरह की टेंस्ड मोमेंट्स हैं, तनाव के क्षण हैं, ये देखिए प्रदीप नरवाल का भी टैकल हो गया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई टीम सिर्फ डिफेंस कर करके लीड अपनी बनाए और उसको मेंटेन रखे। ईरान के रेड में बमुश्किल 4 या 5 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, बाकी 12 पॉइंट डिफेंस में हैं। 12 में से 10 पॉइंट सुपर टैकल से हैं। ये तो खैर एक रेगुलर टैकल था, लेकिन वो भी कमाल का है। अब तक मुझे दादा राहुल चौधरी की झलक नहीं दिखाई दी है। बाकी रेडर अगर नहीं चल पा रहे तो राहुल चौधरी या रोहित कुमार बेंच पर बैठे क्या कर रहे हैं? कम से कम राहुल चौधरी को मौका दिया जाना चाहिए था। दीपक निवास फुटा डिफेंस में हैं, उनकी मौजूदगी को समझा जा सकता है, लेकिन राहुल चौधरी को आप अंदर क्यों नहीं ला रहे? थोड़ा सा तो आप मौका दें उन्हें, शायद हो सकता है कि इस मुकाबले में थोड़ा सा आप चेंजेस देखने लगे। आखिरी 11 मिनट हैं। पिछले एशियन गेम्स का फाइनल था, तकरीबन यही स्थिति थी, लेकिन उस एशियन गेम्स की टीम और इस एशियन गेम्स की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। तकरीबन सारे भारतीय खिलाड़ी पहली मर्तबा एशियन गेम्स में आए हैं। 2014 के जो एशियन गेम थे उसमें अनूप कुमार, राकेश कुमार, मंजीत छिल्लर जैसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, जसवीर सिंह थे। तमाम चेहरे बदले हुए हैं और अब लेकर के आए हैं राहुल चौधरी को। काफी उम्मीदें हैं राहुल से, उनमें ये क्षमता है कि इस सिचुएशन को अब भी वो भारत के हक में झुका दें। हालांकि लीड ईरान के पास अब अच्छी खासी 4 पॉइंट्स की लीड हो गई है। ईरान के रेगुलर राइट कॉर्नर अबूजार मेघानी अभी भी आउट हैं, उनकी रिवाइवल की बारी अभी आई नहीं, तो हादी ओस्ट्रोक राइट कॉर्नर खेल रहे हैं। हादी ओस्ट्रोक राइट कॉर्नर, राइट कवर, लेफ्ट कवर कहीं भी खेल सकते हैं। बिल्कुल डिफेंस के ऑलराउंडर हैं और रेड्स पे भी जाते हैं, एक यूटिलिटी प्लेयर ओवरऑल। 16-12, 9.5 मिनट का वक्त बाकी। ऐसे में दादा जो दूसरी भारत के लिए दिक्कत है वो ये कि रेगुलर कैप्टन अजय ठाकुर चोटिल हैं, मुझे लगता नहीं खेल पाएंगे। उन्हीं की जगह सब्स्टिट्यूट प्रदीप नरवाल को किया गया था। तो टीम में इस समय जितने खिलाड़ी मौजूद हैं, कप्तानी का अनुभव राहुल चौधरी को है, सबसे ज्यादा अनुभव उन्हीं को है, लगातार अपनी टीम की कप्तानी की है उन्होंने लीग्स में। अब उनकी जिम्मेदारी है कि एक एक्टिंग कैप्टन की भूमिका निभाएं। यहाँ से अजय ठाकुर का अंदर नहीं आना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो वो घायल हैं और दूसरी बात जिस तरह की उन्हें चोट लगी है, शायद उतने कॉन्फिडेंटली वो खेल ना सकें। तो वो अगर बाहर बैठे हैं तो ये ठीक है, लेकिन राहुल चौधरी में वो मानता है कि वो टीम को लीड कर सकें। और आप देखें बराबर वो डिफेंस में इशारा करते रह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। त्रिशंक देवाडिगा को क्या करना चाहिए, बोनस तो मिलेगा नहीं। और भारतीय टीम के पास इस समय दादा डू और डाई के अलावा खेलने के कोई चारा भी नहीं है, रिस्क ज्यादा ले नहीं सकते। 4 पॉइंट की लीड कवर हो सकती है बड़े आराम से, बिना रिस्क लिए एक सेफ खेल खेलकर भी भारतीय टीम जीत सकती है। यहाँ से कवर तो हो सकती है, लेकिन बड़े आराम से नहीं हो सकती। अब तक का ईरान का जो परफॉर्मेंस है आप देख लें, 1/4 पॉइंट ज्यादा। ये हुआ टैकल जिसकी जरूरत थी। डू और डाई रेड पर प्रेशर था रेडर पर, और काम किया राहुल चौधरी ने। राहुल चौधरी भले ही रेडर हों, लेकिन अपने करियर की शुरुआत उन्होंने राइट कॉर्नर से की थी। कॉर्नर वाला काम किया, चेन छोड़ी, नीचे झुके, एंकल होल्ड किया और बताया कि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी का तजुर्बा क्या होता है। इनको पहले भेजना चाहिए था कोर्ट में। मोनू गोयत लगातार टैकल हो रहे हैं। वक्त आ गया है कि इनकी जगह रोहित कुमार को अंदर भेजा जाए जब इनके रिवाइवल का समय आए। तो 4 पॉइंट का फासला पहले था। ये देखिए मोनू गोयत गए, क्या सोच रहे थे, क्यों उन्होंने इस तरह से इतना अंदर जाने की जरूरत क्या थी मोनू गोयत को। और अगर कहीं भी थे अंदर, कम से कम फुटवर्क तो करते। लेफ्ट कॉर्नर के सामने बिल्कुल खड़े हो गए। नतीजा 4 पॉइंट की लीड ईरान की बरकरार है। इस्माइल एक बार फिर रेड पर, 4 का डिफेंस है। इस्माइल के लिए पॉइंट लेना आसान नहीं होगा, लेकिन इस्माइल को टैकल करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीच में काफी गैप होगा।
लेफ्ट और राइट में 2 चेन्स हैं, ये रेड मुझे लगता है खाली चाहिए। ईरान की स्ट्रेटेजी एकदम साफ है, वो डुओ डाई रेड पर खेलेंगे, उनको गेम का पेस बढ़ाना नहीं है, 4 पॉइंट की लीड को मेंटेन रखना है बस। गेम का पेस बढ़ाना है तो भारत को, और अगर गेम का पेस बढ़ाने जाते हैं उसमें और पॉइंट लूज करने के आसार हो सकते हैं। राहुल चौधरी एक क्षण के लिए थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हुए, लेकिन तुरंत संभले। बहुत जबरदस्त डिफेंस खेल रहा है, पॉइंट लेना आसान नहीं है राहुल के लिए। और देखिए डिफेंस उन पर अटैक कर नहीं रहा है, लेकिन अगर करेगा तो सामूहिक अटैक होगा, ये मानकर चलिएगा। और अबोदार अंदर आ चुके हैं, दोनों रेगुलर कॉर्नर इस समय पोजीशन में हैं। राहुल इनके खिलाफ कई बार खेल चुके हैं। क्या हैंड टच हुआ? बिल्कुल हुआ। अबोदार को बाहर जाना पड़ेगा। अबोदार दूसरी बार इस सेमीफाइनल में आउट हुए हैं। अबोजार को बिल्कुल टच हुआ है। राहुल चौधरी एकदम ठीक कह रहे हैं, आप जब कैमरे में देखेंगे तो शायद ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। हल्का सा टच जर्सी में हिला है। रेडर को इल्म हो जाता है, क्योंकि अगर उसने किसी ऑब्जेक्ट को छुआ है तो उंगलियों को स्पर्श पता लग जाता है। फासला घटता हुआ 3 पॉइंट का। और ये देखिए इस समय प्रेशर इस्माइल नबी बख्श पर भी बनता हुआ। इस्माइल नबी बख्श इस टीम के उन 6 खिलाड़ियों में से एक हैं। क्या टच किया गया है? बहुत कॉन्फिडेंट है इस्माइल। दीपक कह रहे हैं अगर टच किया है तो लॉबी में जाइए, और उनका दावा बिल्कुल सही था। इस्माइल नबी बख्श का दावा सही था, रनिंग हैंड टच बिल्कुल हुआ है। सबसे बड़ी बात कि नबी बख्श जितना अंदर चले गए थे सुनील, मुझे लगता है कि यहां से आना चाहिए था लेफ्ट कॉर्नर को। यहां पर थोड़ी सी ढिलाई हुई है डिफेंस में। बिल्कुल हुई है, और इतना बड़ा टच था उसको तो खैर झुठलाया जा ही नहीं सकता। वहां से बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से दौड़ लगानी चाहिए थी, बहुत ज्यादा अंदर वो चले गए थे। ये दौड़ लगाई है फजल ने, और ये कॉन्फिडेंस है। लीड 5 पॉइंट की हो गई। ईरान की लीड 5 पॉइंट की हो चुकी है, और ऋषंक देवाडिगा भी बाहर जाएंगे। ऋषंक देवाडिगा को डैश कर दिया गया है। फजल ने दिखाया कि लेफ्ट कॉर्नर रेडर का पीछा कैसे करता है, जो भारतीय टीम से नहीं हुआ था। ये कॉन्फिडेंस है, भारतीय टीम के कंधे झुके हुए हैं। ईरान की टीम का कॉन्फिडेंस हाई है, इसीलिए उनका डिफेंस इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से खेल रहा है। ओह, गिरीश शेरनाग वहां गलती की उन्होंने, इससे पहले बेहतरीन डिफेंस किया। ये होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मानसिक दशा। जब आप एक बार थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं, तब तो आप इतने ज्यादा दबाव में आने लगते हैं कि फिर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। हर कोई इस समय टेंस्ड है, जबकि आपको खामोशी के साथ सोचना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि कैसे आप इस मुकाबले को ईरान के जबड़े से निकालेंगे। स्ट्रेटेजी एकदम साफ है दादा। ईरान की 5 मिनट यानी 5 से 7 रेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 डुओ डाई रेड आएंगी। उनको अपनी रेडिंग में रिस्क नहीं लेना है, और अपने डिफेंस में पॉइंट लूज नहीं करने हैं। अबुल फजल मकसूदलू रेड पर है, 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल की गुंजाइश है, लेकिन भारतीय डिफेंस मुझे पिछले 3-4 मिनट में बिल्कुल भी एक्टिव या उस तरह के कलेजे के साथ दिखाई नहीं दे रहा। और 3 में से 2 रेगुलर कॉर्नर थे, एक बढ़िया खिलाड़ी जो टैकल कर सकते थे राहुल चौधरी। कोर्ट पर एक ही मेन रेडर बाकी। फाइनल 5 में मैच जा चुका है। राहुल चौधरी अगर यहां आउट होते हैं तो भारतीय टीम संकट से गिर जाएगी। लगातार वक्त निकलता जा रहा है, बोनस की कोशिश की, और इसके साथ ही राहुल चौधरी को भी टैकल कर लिया गया। लेकिन ये टैकल देखिए, उनकी शर्ट वगैरह सब उतर गई। इस तरह के टैकल्स कबड्डी में काफी ऊपर तक खींच दिया था। बोनस के लिए कोशिश की थी फजल अत्रा चली, उनके एस्केप रूट के ठीक सामने खड़े थे। यहां भारत के 2 रेगुलर कॉर्नर हैं, लेकिन ईरान के रेडर इस्माइल नबी बख्श को पता है कि अंदर नहीं जाना। 4 मिनट में 6 पॉइंट की लीड उनको मेंटेन करनी है, और वो आराम से कर सकते हैं। अब भारत को ऑल आउट जाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, एक रेडर को अंदर भेज के उसे ऑल आउट खिलवाना पड़ेगा। अब आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं रह सकते, और इसके साथ ही क्या भारत ऑल आउट हो चुका है। ओह, 10 पॉइंट का फासला ईरान के फेवर में।
4 मिनट का वक्त बाकी। 18वें एशियाई खेलों का सबसे बड़ा अपसेट यहां हम होते हुए देख रहे हैं। किस तरह से डैश कर दिया, लेकिन डैश हुआ नहीं। डैश होने से पहले, आउट होने से पहले अपने एक हाथ लॉबी से पार कर लिया। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले और 10 पॉइंट की लीड ईरान ने बना ली। लीड हो गई 11 पॉइंट की। भारतीय रेडर्स की बॉडी लैंग्वेज और ईरान के डिफेंडर्स की बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है कि एशियन गेम्स के इतिहास में संभवतः पहली बार भारतीय पुरुष कबड्डी टीम फाइनल में नहीं पहुंचेगी। 3 मिनट में 12 पॉइंट हासिल करने हैं तो हर एक रेड में आपको सुपर रेड करनी होगी। सुपर रेड तो छोड़िए, भारत ने अब तक लिए ही सिर्फ 14 पॉइंट हैं। दूसरे हाफ में तो कहानी तकरीबन बंद है। आप देखें 9-9 में पहला हाफ खत्म हुआ था, उसके बाद 5 पॉइंट भारत ने लिए हैं और 16 पॉइंट ईरान ने लिए हैं। यानी कि दूसरा हाफ पूरी तरह से डोमिनेट किया है ईरान ने। भारतीय रेडर्स का प्रदर्शन आशा से बहुत नीचे रहा है। उनकी अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से बहुत नीचे रहा है। आप नाम गिनिए, प्रदीप नरवाल, मोनू गोयत, राहुल चौधरी, अजय ठाकुर, रोहित कुमार, ऋषंक टेवाटिका और राजूलाल चौधरी भी रेडर ही गए हैं, जिसमें से रोहित कुमार के दर्शन नहीं हुए। प्रदीप जब रेड करने आते हैं इस तरह से शिकार होकर जाते हैं। मोनू गोयत लगातार टैकल हुए हैं, अजय ठाकुर लगातार टैकल हुए हैं। ईरान के डिफेंस ने आज भारतीय रेडर्स को इतनी बुरी तरह से प्रेशर में डाल रखा है। प्रदीप नरवाल के कदम नहीं चल रहे। अबोजार मेघानी उनको बॉकलाइन के आगे आके टैकल कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस में आसमान पाताल का अंतर है। और ये तब होता है जब आप इस तरह से लीड कर रहे हो और लीड अब इतनी ज्यादा हो गई है। सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी है। हम सब यहाँ पर एक नया इतिहास बनते देख रहे हैं कबड्डी में, और खासतौर से वो इतिहास भारत के लिए शुभ नहीं है। 8वें गोल्ड की तलाश में भारत का सफर यहाँ सेमीफाइनल में खत्म होने वाला है। क्या कोई चमत्कार इन 1.5-2 मिनट में होगा? दादा, आपको याद होगा प्रदीप नरवाल ने एक मैच में एक रेड में 9 पॉइंट लिए थे। वो यहाँ होने नहीं वाला है। 2 पॉइंट मिल गए हैं ऋषंक टेवाटिका को, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत को यहाँ से ज्यादा 2 या 3 रेड मिलने वाली है। और 3 रेड में अगर आपने 9 पॉइंट हासिल करने हैं तो हर रेड सुपर रेड होनी चाहिए। उसके आसार है नहीं। ओह, सबसे बड़ा अपसेट अब तक का। भारत बिल्कुल कबड्डी के इवेंट से बाहर निकलने के नजदीक। ऋषंक टेवाटिका सब कुछ छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये डिफेंस जो कि लगातार यूनाइट होकर खेल रहा है, उसने इस रेड के कामयाब होने की किसी भी संभावना को खारिज किया। ईरान की महिला टीम कबड्डी के फाइनल में है। ईरान की पुरुष टीम कबड्डी के फाइनल में जाने से 1 मिनट दूर है, और ऐसा पहली बार होगा कि भारत पुरुषों की कबड्डी के फाइनल में नहीं पहुंचा और गोल्ड मेडल नहीं आएगा। ये बात अब तय हो चुकी है। कारण भारतीय रेडर्स का फ्लॉप शो, दूसरा कारण ईरान के डिफेंस का अपने कद से कहीं ज्यादा बेहतर खेलना। शायद वो पूरे एशियन गेम्स इसी मैच का इंतजार कर रहे थे जब उनको अपनी पूरी ताकत लगानी थी। और आलोचना होगी, लेकिन गोल्ड मेडल की दौड़ में भारत अब बाहर हो चुका है। 18वें एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत के लिए सबसे बड़ा झटका